संविधान में इन लोगों ने जो भी संशोधन किए हैं वो संशोधन नहीं है, यानी सुधार नहीं है, अमेंडमेंट नहीं है, वे बदलाव हैं। आज जो उपभोक्ता है वो सोच रहा है कि किसान का नुकसान है, हमारा इसमें क्या गया, हमारा तो कुछ नहीं गया। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि तेरे को 20 रुपए 22 रुपए किलो वाला चावल गेहूं जो है 100 रुपए में खरीद कर खाना पड़ेगा। उधर तेरी आय कम हो रही है, आय के तेरे जरिए खत्म हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। और ऐसी स्थिति में अगर तुम्हारे आय कम होगी और महंगाई इतनी हो जाएगी कि 10 किलो चावल की जगह पर आपको 1 किलो खरीदना होगा, मजबूरी हो जाएगी, तो क्या अपने बच्चों को खिलाओगे? कि अगर इस देश के अंदर इस आंदोलन को अगर दूसरी समस्याग्रस्त लोग जो है, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, स्टूडेंट हैं, बेरोजगार हैं, साथ ही साथ बहुत सारे जो मजदूर वर्ग है, ऐसे लोग अगर इस आंदोलन में सपोर्ट करते हैं तो इस आंदोलन की सफलता को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और जो लोग आज काले कानून पास करके इनको घबराने डराने की कोशिश कर रहे हैं, वे लोग, उनको भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। मैं आपको ऐलान करता हूँ, भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर देख रहे हो तुसी ते साडे नाल इस विचारधारा नाल संबंधित, हालांकि सारे ही लोग इन्हां दे बनाए संविधान के मुताबिक चलते हैं। भारत विच जिहड़ा संविधान का निर्माण करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस टाइम के बहुत ही पढ़े लिखे सूझवान नौजवान उन्हां विच शामिल सन ते उन्हां दी विचारधारा नाल संबंधित जिहड़े राजस्थान तो साडे दरम्यान व्यक्ति पहुंचे ने, उन्हां नाल गलबात करांगे जी। किसान, पहले तो अपने बारे में बता दो जी। मैं ताराराम महना, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय बोलेबाज संघ। मैं रहने वाला राजस्थान का हूं, लेकिन ऑल इंडिया में हमारा नेटवर्क है और दिल्ली में हमारा केंद्रीय कार्यालय है। जिस तरीके से हम लोग आज यहाँ आए हैं और किसान आंदोलन जो पूरा चरम पर है, इसको लेकर के हम लोग ये संदेश यहाँ देने आए थे, लेकिन समय का काफ़ी अभाव था और काफ़ी कुछ वक्ताओं की संख्या ज़्यादा होने की वजह से जितनी भी बात हम कह पाए, हमने इनको समर्थन किया है। और समर्थन के साथ साथ हमने इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने का फैसला किया है, ऐलान कर दिया है। आप हमारे जरिए जो अपनी बात किसानों तक रखनी है तो रख सकते हैं। कोई धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये बात रखना चाहते हैं कि जो किसान आज यहाँ पर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अधिकार उनसे छीनने का एक बिल पास किया गया है, उन्हें अधिकारों से वंचित करने का जो प्लान किया गया है, उसको लेकर के आज किसान आंदोलित हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि क्या इस देश के अंदर मात्र किसानों को ही अधिकारों से वंचित किया गया है या और भी कोई वर्ग है जिससे वंचित किया गया है। जैसे इसी लॉकडाउन के दौरान जब ये 3 किसान विरोधी बिल पास हुए हैं, उनके साथ साथ मजदूरों के विरोध में भी एक बिल पास हुआ है, जिसके अंदर उनकी जो वर्क टाइम है वो 8 घंटे से 12 घंटे कर दिया गया है। ये उनके शोषण का भी एक बिल है जो काला कानून है। इसी साथ साथ में उन्होंने लड़कियों की उम्र जो 18 साल शादी की थी उससे घटा करके 15 साल कर दी है। इसी तरीके के पता नहीं कितने काले कानून उन्होंने अभी बनाए हैं। लेकिन ये सारे काले कानून जो बने हैं वो पहले से ही जो संविधान में बदलाव किया गया था उस पर इम्प्लीमेंटेशन है, उसका अमल हो रहा है, उसके ऊपर उसको लागू किया जा रहा है। वरना जैसे किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन जो हो रहा है वो आज जमीन उनकी जब हड़प ली जा रही है तब हो रहा है। लेकिन डॉक्यूमेंट पे या फिर आधिकारिक रूप से समझ लें तो 1978 के अधिनियम 2 के तहत उन्होंने 20 जून 1979 को ये जो अधिकार है ये समाप्त कर दिया था कि अब किसान जो है जमीन का मालिक नहीं रहेगा, वहाँ की राज्य सरकार जमीन की मालिक होगी, हर स्टेट की। तो वो अधिकार तो 79 में ही छीन लिया गया था, लेकिन कभी पता नहीं चला लोगों को। जब उनके साथ में ये हुआ कि अब तुम्हें जमीन देनी होगी, जो हमने ले ली थी अब आगे देनी है, तो इनको पता चला। तो आज किसान आंदोलित है। अच्छी बात है, आंदोलित होना चाहिए अपने अधिकारों के लिए। लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो अधिकार हमारे समाप्त किए जा रहे हैं वो अधिकार हमारे हैं कहाँ थे जो अधिकार खत्म कर दिए गए। वे अधिकार, अगर आपको जानकारी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं किसानों को, कि वे अधिकार आपके भारतीय संविधान के अंदर है। यानी कि भारतीय संविधान के लागू होने से पहले भारत के अंदर इस वर्गों को, जो किसान वर्ग है, कमेरे वर्ग है, कमाकर खाने वाले वर्ग हैं, जिसे आज संवैधानिक भाषा में SC ST OBC कहते हैं, माइनॉरिटी कहते हैं, वे लोग, उन लोगों को न तो संपत्ति रखने का अधिकार था, न ही उन लोगों को सत्ता में भागीदारी का अधिकार था, यहाँ तक कि उनको बोलने का अधिकार भी नहीं था और शिक्षा लेने का अधिकार तो बिल्कुल ही नहीं था। तो ये अधिकार हमें नहीं थे, संपत्ति का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, सत्ता में भागीदारी का अधिकार नहीं था। तो ये अधिकार हमें मिले कैसे?
इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर और उससे पहले हमारे महापुरुषों ने, जिसमें गुरुओं का भी बहुत रोल है, उन गुरुओं से जो आंदोलन चला है वो आंदोलन ज्योतिबा फूले के माध्यम से होते हुए थे ये आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर तक आया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने उन अधिकारों को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बहाल करने का उन्होंने काम किया, प्रोविजन किया और सारे अधिकार उनको बहाल किए, जिसमें शिक्षा का भी अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार है, अच्छा मकान बनने का अधिकार है, कपड़ा पहनने का अधिकार है, सोने के गहने पहनने का अधिकार है, उसी के साथ साथ में बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, कहीं भी व्यापार करने का अधिकार है, कहीं पर भी घर बना करके रहने का अधिकार है, पूरे भारत में घूमने का अधिकार है। ये सारे अधिकार भारतीय संविधान ने हमें दिए हैं। तो ये जो अब खेती कानून आए हैं, जो लगातार यही बात है कि कॉरपोरेट्स को फायदा देंगे, लग रहा है कि संविधान के मुताबिक ये कानून जो आए हैं संविधान के मुताबिक नहीं है और इसमें संविधान को भी जो संविधान का भी हनन हो रहा है इसमें। मैं यही बात आपको बता रहा हूं कि ये जो अधिकार जो जमीन का था, लैंडलॉर्ड का, किसान को भू मालिक का जमा जो था, ये अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 19 खंड 1 के उपखंड च का ये मामला है, जहां से उसको 1979 में उसको पूरी तरह से निरसित कर दिया, हटा दिया गया। मैंने पहले बता चुका हूं आपको। तो ये जो अधिकार छीना गया है ये संवैधानिक अधिकार का ही हनन है, ठीक है ना, संवैधानिक अधिकार का ही हनन है। और संविधान में इन लोगों ने जो भी संशोधन किए हैं वो संशोधन नहीं है, यानी सुधार नहीं है, अमेंडमेंट नहीं है, वे बदलाव हैं। उन्होंने जो अधिकार हजारों साल बाद जो किसानों को अधिकार मिले, कमेरे वर्ग को अधिकार मिले, SC ST के लोगों को जो अधिकार मिले, वे अधिकार उनको पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने उसी समय से उन अधिकारों को खत्म करने का काम शुरू किया। जी, तो अब कैसा लग रहा है, जैसे इन कृषि कानूनों के लिए लोग सड़कों पे बैठे हैं जी, ठीक है, धरना जिहड़ा लंबा महीने तो वक्त हो गया, सरकार हजे भी गल सुनने तैयार नहीं, सरकार को कैसे देख रहे हो? देखो, जिस तरीके से हम लोग इस आंदोलन में आए हैं और इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने का हमने फैसला किया, उसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि भारत देश के अंदर बहुत सारे आंदोलन पहले हुए, चाहे कभी आरक्षण को लेकर हुए, चाहे निजीकरण को लेकर के हुए, चाहे अधिकारों को, महिलाओं को लेकर हुए, बेरोजगारी को लेकर हुए, चाहे JNU में हुए, चाहे और भी कई जगह आंदोलन हुए। आंदोलन आए दिन हो रहे हैं, जैसे शाहीन बाग जैसा भी आंदोलन हुआ। लेकिन ये जो आंदोलन है इसकी खासियत ये है कि इस आंदोलन के अंदर पूरे देश का 70% भाग जो है किसान, वो उतरा हुआ है। दूसरा, इस देश के अंदर हरियाणा, पंजाब जैसे स्टेट हैं जहां के किसान पूरी तरह से साधन संपन्न हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि लंगर लगे हुए हैं, जो मर्जी जिस आदमी को खाना है वो मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एक ही कोई क्वालिटी चल रही है, आपको हर चीज मिल रही है, कपड़े मिल रहे हैं, गर्म कपड़े मिल रहे हैं, जूते मिल रहे हैं, मोजे मिल रहे हैं, चप्पल मिल रहे हैं। इतना बड़ा जो व्यवस्था का मामला है ये इस देश के अंदर दूसरी कोई भी कम्युनिटी या वर्ग जो है नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। हिस्ट्री में है ना, सिख हिस्ट्री में भी ऐसा लंगर लगते हैं शुरू से, गुरु नानक देव जी ने जब से शुरू तो किया। गुरु नानक देव जी ने उस समय ही लंगर लगाया था जिस समय उनके पिताजी ने उनको सौदा देने के लिए सौदा लेने भेजा था, और उन्होंने गुरुओं के चरण में वो सौदा पूरा लगा दिया था। जब वो घर लौट करके गए तो पिताजी ने पूछा कि सौदा कहाँ है, तो नानक देव जी ने कहा था कि मैं सौदा तो नहीं लाया लेकिन सच्चा सौदा लेके आया हूँ। यही सच्चा सौदा जो आज चल रहा है, आज गुरुओं की जय जयकार हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन की ये खासियत है कि अगर इस देश के, आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि अगर इस देश के अंदर इस आंदोलन को अगर दूसरी समस्याग्रस्त लोग जो है, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, स्टूडेंट हैं, बेरोजगार हैं, साथ ही साथ बहुत सारे जो मजदूर वर्ग है, ऐसे लोग अगर इस आंदोलन में सपोर्ट करते हैं तो इस आंदोलन की सफलता को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और जो लोग आज काले कानून पास करके इनको घबराने डराने की कोशिश कर रहे हैं, वे लोग, उनको भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। मैं आपको ऐलान करता हूं, भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। और ऐसा हम लोग कर रहे हैं, हम हर तबके को इसके साथ जोड़ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूं कि अगर किसान का नुकसान होता है, अगर ये बिल लागू होता है तो किसान की जो फसल है वो उनकी मर्जी से जाएगी, यानी 8 रुपए 10 रुपए किलो गेहूं चावल जाएगा। और उसके बाद में वे अपने भंडारण में रख करके, जो बड़े बड़े मॉल है उनमें छोटी छोटी थैलियों में पैक करके वो 100 रुपए किलो बेचेंगे। तो ये किसान का नुकसान हुआ। और आज जो उपभोक्ता है वो सोच रहा है कि तो किसान का नुकसान है, हमारा इसमें क्या गया, हमारा तो कुछ नहीं गया। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि तेरे को 20 रुपए 22 रुपए किलो वाला चावल गेहूं जो है 100 रुपए में खरीद कर खाना पड़ेगा। उधर तेरी आय कम हो रही है, आय के तेरे जरिए खत्म हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। और ऐसी स्थिति में अगर तुम्हारे आय कम होगी और महंगाई इतनी हो जाएगी कि 10 किलो चावल की जगह पर आपको 1 किलो खरीदना होगा, मजबूरी हो जाएगी, तो क्या अपने बच्चों को खिलाओगे। इसलिए मजदूर की भी बराबर लड़ाई है। तो इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ
ਜਿਸ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬੜੇ ਅਲੱਗ ਜੇ ਢੰਗ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ कैप ਲਈ हुई है, पहरावे के बारे में ये अलग सा क्यों है जी? देखो, ऐसा है कि दुनिया में कहीं पर भी कोई काम, विशेष काम जब होता है, विशेष काम को करने के लिए विशेष पोशाकें होती है लोगों की। जैसे कि यहाँ पर भी हम देखें तो मिलिट्री की पोशाक अलग होती है, पुलिस की पोशाक अलग होती है, नेताओं की भी पोशाक अलग होती है। तो ये हम क्रांतिकारी हैं और ये क्रांतिकारियों की पोशाक है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम लोगों ने अपना कोई ड्रेस, हमारे लिए ये क्रांतिकारी वाली पोशाक है और इस पोशाक ही हमारा ड्रेस कोड है और इसको लेकर के ही हम राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के माध्यम से जो देश में क्रांति लाना चाहते हैं वो कर रहे हैं जी। तो आखिर में सरकार को क्या अपील करना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सरकार को किसी भी प्रकार की कोई अपील नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अपील तो वो लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं। हम कमजोर नहीं हैं, हम सरकारें बनाने वाले हैं। इसलिए मेरे नाम के आगे शासक लगता है, आपके नाम के आगे भी आप शासक लगा सकते हैं, इनके नाम के आगे भी शासक लगा सकते हैं। शासक का मतलब होता है सरकार बनाने वाले। हम सरकार बनाने वाले हैं, हमारे वोट से सरकार बनती है। हम उससे खाक की अपील करें, हम क्यों अपील करें? हम तो उसको झुकाएंगे, हम तो नहीं झुकती है तो हम उसको हटाएंगे, पूरी तरह से नाश्ताबूद कर देंगे। लेकिन हम लोग अपील नहीं करेंगे, हम मांग नहीं करेंगे जी। बिल्कुल, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।